हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की मैराथन क्लास में हम इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं और जो टॉपिक आप लोगों के लिए आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक रहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। तीनों टॉपिक्स के कंबाइंड 50 MCQs रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो इस टॉपिक पर आज हम MCQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ईयर इज़ कंसीडर्ड द बिगिनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। कौन से साल से जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इंडिया में वो शुरू हुए थे। तो 4 ईयर्स आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया ये स्टार्ट हुए थे 1991 में ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। IMF लोन रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। तो एज अ रिजल्ट पॉलिसी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कंट्रोल्ड टू लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। And what were the reforms? They were liberalization, privatization and globalization, popularly known as LPG. 1985 में तो सिर्फ माइनर पॉलिसी चेंजेस हुए थे अंडर राजीव गांधी। 1995 में कंटिन्यूएशन हुआ था, कोई स्टार्ट नहीं था। और 2000 में बाद में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो बिगनिंग जो है वो 1991 में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बोल रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया वॉज। इंडिया में लिबरलाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? रिड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिमूविंग लाइसेंस राज, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट या लिमिटिंग प्राइवेट सेक्टर। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जैसे कि लाइसेंस राज, डीरेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज़। सो इट वॉज एनकरेज्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, क्योंकि लिबरलाइजेशन मीन्स आज़ादी करना, लिबरल देना। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जाता है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो। इसलिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिमूविंग लाइसेंस राज। ठीक है, क्योंकि जितने भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उनको रिमूव करना सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन का। अब जो रिड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये तो बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है लिबरलाइजेशन का। इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और लिमिटिंग प्राइवेट सेक्टर, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट लिबरलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वॉज डी लाइसेंस्ड ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म्स। इनमें से कौन से सेक्टर्स को 1991 रिफॉर्म्स के दौरान डी लाइसेंस्ड कर दिया था? डी लाइसेंस्ड क्या होता है? लाइसेंस्ड का ऑपोजिट। लाइसेंस मतलब किसी को परमिशन देना कि आप ये काम कंटिन्यू कर सकते हैं। डी लाइसेंस मतलब कि वो कंटिन्यूएशन को रिवोक करना, स्टॉप करना। तो वो कौन से सेक्टर थे? डिफेंस, IT, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चर। देखिए, 1991 रिफॉर्म्स में मोस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो डी लाइसेंस्ड हुई थी, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड स्पेस। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर था उसको फ्रीडम दी गई थी। ठीक है, बाकी ये देखो, डिफेंस जो है ये तो एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इसलिए इसको लाइसेंस ही रखा था। IT जो है दिस इज़ दैट वाज नॉट द मेजर सेक्टर एट दैट टाइम, तो इसको भी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था। और जो एग्रीकल्चर था दैट वाज लार्जली अनरेगुलेटेड। सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एम्ड टू इंक्रीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे इंडिया में उनका क्या एम था? किस चीज़ को इंक्रीज़ करना है उनका एम था? गवर्नमेंट के कंट्रोल को, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, ट्रेड बैरियर को या प्राइस कंट्रोल को? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब इंक्रीज इन कंपटीशन एंड प्राइवेट रोल। तो जो पब्लिक सेक्टर था उसने क्या किया? मोनोपोली को रिड्यूस किया, एफिशिएंट और इनोवेशन जो थी वो हमारी इम्प्रूव हुई।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इसको इंक्रीज करना इकोनॉमिक रिफॉर्म का मेन एम था। बाकी जो गवर्नमेंट कंट्रोल है ये तो ऑपोजिट हो गया इस स्टेटमेंट के बिल्कुल ही। जो ट्रेड बैरियर्स हैं इनको तो रिमूव कर दिया गया था, इंक्रीज़ नहीं किया गया था। और जो प्राइस कंट्रोल है इनको भी रिड्यूस किया गया था, इंक्रीज़ नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज़ रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा मेजर जो है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है इंडिया में। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, अलाउइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या नेशनलाइजिंग बैंक। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउइंग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब समझो ये सही आंसर क्यों है। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेटिंग विद द वर्ल्ड इकॉनमी, वर्ल्ड की इकनॉमी के साथ जुड़ना, हमारी डोमेस्टिक इकनॉमी को। तो एफडीआई अलाउ होने से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलाउ होने से क्या होगा, टेक्नोलॉजी और कैपिटल का इनफ्लो होगा। जो फॉरेन हैं, फॉरेन की जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के जो बिजनेसेस हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक बिजनेस में। तो देखो उससे क्या होगा, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, इनोवेशन आएगा, कैपिटल उनका हमारे पास आएगा, ट्रेड जो है लिबरलाइज्ड होगा, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ होगी। देखो हमारा एक्सपोर्ट भी तो इंक्रीज होगा ना उससे। तो इसीलिए सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, अलाउइंग एफडीआई। बाकी जो इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी है ये तो स्टेटमेंट का ऑपोजिट हो गया। रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव ये भी ऑपोजिट हो गया। नेशनलाइजिंग बैंक जो है इट काउंटर टू ग्लोबलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया इंक्लूड्स। प्राइवेटाइजेशन क्या इंक्लूड करता है इन सब में से। प्राइवेटाइजेशन मतलब सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक्स इन पीएसयूज, कंट्रोलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज या रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन। अब देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब सरकार जिस जोन में सोचती है कि अब हमसे ना हो पाएगा या हमें इसमें कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है, भले ही वो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जो ओनरशिप है उन स्पेसिफिक जोन्स में, उसकी ओनरशिप को वो प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप देती है। ये होता है प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि बीपीसीएल, वीएसएनएल, एयर इंडिया, ये सारे जो थे प्राइवेटाइज कर दिए गए थे। तो जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक्स इन पीएसयू। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो स्टेक है, ओनरशिप है, उसको सरकार क्या कर देती है, बेच देती है। यही होता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब। बाकी कंट्रोलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ठीक है। और लाइसेंसिंग प्राइवेट इंडस्ट्री, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, नॉट प्राइवेटाइजेशन। रिस्ट्रिक्टिंग competition, this is the opposite of privatization. So correct answer is option number A. Now question number 7, ये बोल रहा है विच कमेटी रेकमेंड्स फिस्कल रिफॉर्म इन 1991। 1991 में किस कमेटी ने फिस्कल रिफॉर्म को रेकमेंड किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, नरसिम्हा कमेटी, केलकर कमेटी, सचार कमेटी या रंगाराजन कमेटी। देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिम्हा कमेटी। सो नरसिम्हा कमेटी ने 1991 से 1992 तक ये इनका था। यहाँ इस टाइम पे ही रेकमेंडेड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिफॉर्म, स्ट्रेंथनिंग बैंकिंग सिस्टम, रिड्यूसिंग एनपीए एंड प्रमोटिंग कंपटीशन। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वाज अंडर हिज कमेटी, हिज मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बाकी जो केलकर कमेटी है ये फिस्कल रिफॉर्म के लिए बाद में आए थे। जो सचार कमेटी है ये माइनॉरिटी राइट्स के लिए थे। रंगाराजन कमेटी जो है ये मॉनेटरी और आरबीआई रिलेटेड चीज़ों के लिए थे। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन 1991 वॉज डन टू। 1991 में इंडियन रुपी को डी वैल्यू किया था। डी वैल्यू का मतलब
वैल्यू को डिक्रीज़ करना। तो वो क्यों किया था? ताकि एक्सपोर्ट्स कम करें, ताकि फिस्कल डेफिसिट सुधर जाए, ताकि एक्सपोर्ट प्रमोट हो और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी इम्पोर्ट प्रमोट हो, या इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना था। क्या मकसद था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। देखो, रुपए को डीवैल्यू करने से जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो हो जाते हैं सस्ते, चीपर। एज अ रिज़ल्ट एक्सपोर्ट के सस्ते होने से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ये होने से क्या होगा, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये हमारा इम्प्रूव हो जाएगा और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो ज़्यादा एनकरेज होगी। इसीलिए जो सही आंसर है वो है प्रमोट एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1991 प्राइमरली फोकस्ड ऑन। 1991 में इंडियन इकोनॉमी में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उनका जो प्राइम फोकस था वो किस चीज़ के ऊपर था? एक्सपैंडिंग पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, रिड्यूसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, इंक्रीजिंग सब्सिडीज़, या नेशनलाइजिंग मोर इंडस्ट्रीज़। देखो, सही आंसर है रिड्यूसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। लिबरलाइजेशन का प्राइम फोकस इसी पे था। क्या था? रिड्यूसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना और ट्रेड रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स थे उन सबको कम करना। तो लिबरलाइजेशन का मतलब कोटाज, लाइसेंसिंग, टैरिफ, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करना, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, ग्रोथ को बूस्ट करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ये इसका प्राइम फोकस था। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंडिंग पब्लिक सेक्टर मोनोपोली है ये तो बिल्कुल ही लिबरलाइजेशन का ऑपोजिट हो गया। इंक्रीजिंग सब्सिडीज़, इस पे एज सच कोई फोकस नहीं था। नेशनलाइजिंग मोर इंडस्ट्रीज़, ये भी बिल्कुल लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो ऑपोजिट ही हो गया। ठीक है, इसलिए सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नाउ क्वेश्चन 10, इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डी रेगुलेशन इन इंडिया। इनमें से आपने बताना है डी रेगुलेशन इन इंडिया का क्या एग्जाम्पल होगा। रिमूविंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट टैरिफ, कंट्रोलिंग बैंक इंटरेस्ट रेट, या फिक्सिंग एग्रीकल्चरल प्राइजेस। तो देखो, सबसे पहले आप समझो डी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। डी रेगुलेशन, रेगुलेशन होता है एक वर्ड और एक होता है डी रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब रूल्स लगाना, डी रेगुलेशन रूल्स हटाना। सो डी रेगुलेशन मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, जो फालतू के बैरियर्स थे आपके उनको हटा देना डी रेगुलेशन कहलाता है। इट इंक्लूड्स सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, जो भी प्रोसीजर्स थे ट्रेड रिलेटेड वो सारे कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लीफाई करना उनको, और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना, ये था इसका डी रेगुलेशन के अंडर। ठीक है, अब देखो, तो इसका सही आंसर जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है रिमूविंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखो, यहाँ भी ये रिमूव कर रहा है, तो रिमूविंग इज़ अनदर मीनिंग ऑफ डी रेगुलेशन, क्योंकि डी रेगुलेट कर रहा है ना। अप्लाइंग मतलब रेगुलेशन, डी रेगुलेशन मतलब रिमूविंग। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो इंक्रीजिंग इम्पोर्ट टैरिफ है ये तो बोल ही इंक्रीज रहा है, तो ये तो डी रेगुलेशन का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। कंट्रोलिंग बैंक इंटरेस्ट रेट में कंट्रोलिंग शब्द आ रहा है, तो कंट्रोलिंग भी डी रेगुलेशन का ऑपोजिट हो गया। फिक्सिंग एग्रीकल्चरल प्राइजेस, यहाँ पे तो आपका प्राइस का कंट्रोल हो रहा है, तो ये भी डी रेगुलेशन से सही नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इंक्लूडेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी आते थे। वो कौन से थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? लिबरलाइजिंग इंटरेस्ट रेट, कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट, नेशनलाइजिंग मोर बैंक्स, या फिक्सिंग एक्सचेंज रेट परमानेंटली। सही आंसर आपने बताना है। तो देखो, सही आंसर तो है इसका ऑप्शन नंबर ए, लिबरलाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। देखो, अब समझो क्यों। फाइनेंशियल रिफॉर्म मतलब मार्केट डिटर्मिन्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है,
इट इन्हांस्ड बैंक एफिशिएंसी एंड एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट जो है ये तो सुपरविजन है, रिफॉर्म नहीं है। नेशनलाइजिंग मोर बैंक्स जो है ये भी बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। फिक्सिंग एक्सचेंज रेट परमानेंटली, ये फ्लेक्सिबल रेट्स हैं। तो सही आंसर जो है आपका रिफॉर्म का वो रहेगा लिबरलाइजिंग इंटरेस्ट रेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं द रोल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII इन इंडिया इंक्रीज्ड आफ्टर। मतलब FII जिसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, इंडिया में इनका जो रोल था वो बढ़ गया। कब, कौन से रिफॉर्म्स के बाद बढ़ा था? सही आंसर है 1991 रिफॉर्म के बाद FII जो थे उनका रोल ज़्यादा बढ़ गया था। FII जो थे उनको अलाउ कर दिया, इक्विटी और डेट की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। 1991 के बाद जो फॉरेन कैपिटल था उसका इनफ्लो भी इंक्रीज़ हो गया। एज अ रिज़ल्ट हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो बहुत ही बूस्ट हो गई और लिक्विडिटी हमारी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, जो 1980 है ना, यहाँ पे तो सिर्फ माइनर लिबरलाइजेशन हुआ था। 2005 में FDI मोर लिबरल हो गई थी बाद में, और 1970 में ये तो एक नेशनलाइजेशन एरा था। तो सही आंसर जो रहेगा आपका वो है 1991 रिफॉर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज एम्ड एट इम्प्रूविंग फिस्कल मैनेजमेंट इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन से रिफॉर्म्स थे जिनका मकसद था कि फिस्कल मैनेजमेंट जो है इंडिया में वो इम्प्रूव हो। कौन से रिफॉर्म थे? रिडक्शन इन सब्सिडी, इनका मकसद था। एक्सपेंशन ऑफ लाइसेंस राज, इसका मकसद था। इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी, इनका था। या नेशनलाइजिंग ऑफ PSUs, इनका था। देखो सही आंसर तो है रिडक्शन इन सब्सिडीज़। देखो अब समझो क्यों। फिस्कल मैनेजमेंट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना। फिस्कल डेफिसिट कैसे रिड्यूस होगा? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को अगर हम कंट्रोल करेंगे, जितना हमारा खर्चा कंट्रोल होगा उतना हमारा डेफिसिट जो है वो इम्प्रूव होता है। तो सब्सिडीज़ कट करने से क्या होता है, बजट का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा और एफिशिएंसी जो है आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी। इसीलिए ये जो है आपका सही आंसर बन रहा है। ठीक है, अब एक्सपेंशन ऑफ लाइसेंस राज, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। बाकी इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो ट्रेड पॉलिसी के अंडर आता है। नेशनलाइजेशन ऑफ PSU, ये इसका भी कोई रोल नहीं है। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर A। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSU मीन्स। डिस इन्वेस्टमेंट PSU का क्या मतलब होता है? अगेन देखो, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कहीं पैसा लगाना, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को नाउ यू आर विदड्रॉइंग इट बैक, यू आर सेलिंग इट। ठीक है, तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSU का मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो PSU में कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? वो उसको सेल कर देगी, उसका बेच देगी उसको। तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, फंड्स जो हैं आपके पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपका सही आंसर जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर B, दैट सेज सेलिंग गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट एंटिटीज़। गवर्नमेंट के शेयर को प्राइवेट एंटिटीज़ में बेच देना, यही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन नंबर A है जो आपको कह रहा है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्टेक, ये तो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, ये तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। नेशनलाइजिंग कंपनी, ये भी बिल्कुल ऑपोजिट है। फिक्सिंग प्राइस, ये तो इररेलेवेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर B। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन इंडिया में ट्रेड लिबरलाइजेशन पे डायरेक्ट असर दिखाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास इंक्रीज्ड इंपोर्ट ड्यूटीज़, रिड्यूस्ड फॉरेन कंपटीशन, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट।
तो सही आंसर तो आपका है ऑप्शन नंबर सी, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब देखो ट्रेड लिबरलाइजेशन होने से क्या होगा, जो आपके इम्पोर्ट कोटा हैं वो हो जाएंगे रिमूव, और वो रिमूव होने से आपका ट्रेड हो जाएगा फ्री ट्रेड, है ना। उससे क्या होगा, जो आपका प्रोटेक्शनिज्म है वो रिड्यूस हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए सही आंसर बनता है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। इन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देने से इंडिया में ट्रेड का जो लिबरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो रह गया इंक्रीज्ड इम्पोर्ट ड्यूटी, ये तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया लिबरलाइजेशन का, और रिड्यूस्ड फॉरेन कंपटीशन ये भी ऑपोजिट हो गया, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ये भी, ये तो सब ऑपोजिट हो गए। ये जो रिमूवल है यही इसको लिबरल कर सकता है, इसलिए यही सही आंसर रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स डायरेक्टली एम्ड एट इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से कौन से रिफॉर्म्स जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे थे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना था, तो इनमें से क्या मदद कर रहा था आपका, प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, मतलब ये करने से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, या बैंक्स को नेशनलाइज करने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, या लाइसेंस राज को कंटिन्यू रखने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, या प्राइस कंट्रोल ऑन पेट्रोल ये करने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। देखो सही आंसर तो आपका बनता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। अब ज़रा समझो ये आंसर क्यों है आपका। देखो टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देना, इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा। अब टेलीकॉम, रोड, स्पोर्ट्स, इन सब में प्राइवेट सेक्टर आ गया, और प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर मतलब मोर मनी, मोर कैपिटल, मोर इनोवेशन, मोर ये सब कुछ आपका जो है मोर चल रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, और सर्विस क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए आंसर सही जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। टेलीकॉम सेक्टर के प्राइवेटाइज होने से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव होता है। बाकी बात रही नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो ये तो बहुत ही ओल्ड पॉलिसी है। लाइसेंस राज को कंटिन्यू करने से आपका क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने वाला है, और पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल करने से इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। देखो ईयर बेस्ड क्वेश्चन बड़े रिपीट होते हैं, इसलिए ईयर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बड़े यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच ईयर सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, मतलब इंडिया में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी इन चारों में से। तो देखो सही आंसर रहेगा 1991 में। तो जो हमारी न्यू पॉलिसी थी वो थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ये थी हमारी फाउंडेशन ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स। इसने किया था डी लाइसेंसिंग, एफडीआई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, ठीक है। 1980 में तो बस माइनर लिबरलाइजेशन हुआ था, एज सच और कुछ नहीं हुआ था। बाकी 1995 में पोस्ट पॉलिसी ये कंटिन्यूएशन हुआ था, और 2000 में कुछ लेटर रिफॉर्म्स हुए थे। तो 1991 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको पूछ रहे हैं 18th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस, मतलब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो जब आए थे वो क्यों आए थे, मतलब ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे। कहते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1991 में, इस वजह से आए थे। ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, इसलिए आए थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, इसलिए आए थे। या .com बबल 2000 में हुआ था, इसलिए आए थे। तो देखो सही आंसर तो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे। तो बेसिकली 1991 में क्या हुआ, बीओपी में आपके हुआ क्राइसिस बहुत ज़्यादा, उस वजह से क्या हो गया, हमारा पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो था सारा ट्रिगर हो गया। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई, तो इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म ने जन्म लिया। बाकी ऑयल क्राइसिस जो हुआ था 1973 में, ये एक ग्लोबल इवेंट है, इसने कोई इंडियन रिफॉर्म को ट्रिगर नहीं किया था।
और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 का, ये तो बहुत बाद में हुआ था। .com बबल 2008 जो है ये तो टोटली अनरिलेटेड है टू दिस टॉपिक। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब इनमें से कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला एलपीजी पॉलिसी का। एग्रीकल्चर सेक्टर को मिला, आईटी एंड सर्विसेज को मिला, माइनिंग को मिला, या ट्रेडिशनल हैंडलूम्स को मिला, किसको मिला। देखो सही आंसर है हमारा आईटी सर्विसेज को, आईटी एंड सर्विसेज को। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इससे क्या हुआ, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो गई, जिससे हमारा ये सेक्टर जो था एकदम बूम, ऐसी सिचुएशन में आ गया, वो बूम हो गया बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया हमारा। ठीक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बाकी जो एग्रीकल्चर है इसमें भी एलपीजी का इम्पैक्ट पड़ा, बट बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट था, सच कुछ खास नहीं था। माइनिंग तो उसका कोई रोल नहीं है, इट वाज नॉट डोमिनेंट दैट टाइम। ट्रेडिशनल हैंडलूम्स इनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा इसका। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया में नहीं आती, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नहीं आती है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या नेशनलाइजेशन। पता ही है हम लोगों को, एलपीजी पॉलिसी तो है इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो सही आंसर है नेशनलाइजेशन। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब एलपीजी, नॉट नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन जो था ये तो 1991 से पहले का रिफॉर्म था, पहले की पॉलिसी थी। और वैसे भी रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और ग्लोबल इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी ये एलपीजी यही कोर फैक्टर्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के। ओके, ऑल राइट, तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स के साथ। क्वेश्चन 1 में आपको पूछ रहे हैं Who was the father of economics? Most asked question and easiest one as well. पहला क्वेश्चन इसलिए वार्म अप के लिए बिल्कुल सिंपल सा डाला है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये हम बड़े टाइम से क्वेश्चन समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या कीन्स। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1776 में बुक लिखी थी, और बुक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में पहली बार इकोनॉमिक्स को सिस्टमेटिक साइंस के रूप में एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने कंसेप्ट्स दिए थे जैसे कि इनविजिबल हैंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी, डिवीजन ऑफ लेबर। सो मार्शल, रॉबिन्स और केन्स ये सब इकोनॉमिक के बड़े इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो फाउंडेशन है वो किसने सेट की थी, एडम स्मिथ ने की थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पूछ रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद व्हाट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की थ्योरी किसके साथ डील करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। इसके साथ डील करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी। ये वैल्यू जजमेंट पे बेस्ड होती है, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना चाहिए या नहीं, पॉवर्टी का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इसमें फैक्ट्स नहीं, ओपिनियंस और सजेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। नॉर्मेटिव की ऑपोजिट दूसरी कौन सी थी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। इसकी जो थ्योरी है ना, ये अगर आपने पढ़ी हुई हो तो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज बहुत इजीली आप कर लेंगे। तो थ्योरी की भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है वो चैनल पे अपलोडेड है,
यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पूछ रहे हैं सेटेरिस पेरिबस मीन्स व्हाट, डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट या नन ऑफ दीज। क्या मतलब होता है सेटेरिस पेरिबस का? तो देखो सेटेरिस पेरिबस ये एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब होता है बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रख के। तो सही आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सो इकोनॉमिक्स में जब हम कहते हैं ना कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरेगी, सेटेरिस पेरिबस मतलब इनकम, टेस्ट, फैशन सब सेम मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्राइस एंड डिमांड पे फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए इस वर्ड को बेसिकली हम यूज़ में लेकर आते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 4 आपको पूछ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी डील्स विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? इकोनॉमी एज अ होल, इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक ग्रोथ या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिविजुअल यूनिट। हमें पता है माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सो ये इकोनॉमी के स्मॉल जोन पे फोकस करती है, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल मार्केट। जैसे एक कंज्यूमर का डिमांड, एक फर्म का कॉस्ट, एक कॉमोडिटी का प्राइस। सो इकोनॉमी एज अ होल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड मटीरियल थिंग्स विच। इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब क्या होता है? मटीरियल थिंग, ऐसी मटीरियल थिंग जो कैन बी ट्रांसफर्ड, जो कैन बी विजिबल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। कैन बी ट्रांसफर्ड भी होनी चाहिए और कैन बी विजिबल भी होनी चाहिए। देखो इकोनॉमिक्स में गुड्स वो मटेरियल चीज़ें होती हैं जो ट्रांसफरेबल भी होती हैं, मतलब एक से दूसरे को दी जा सकती हैं, एंड विजिबल भी होती हैं, जैसे कि चेयर, बुक, मोबाइल, ठीक है। इसीलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही थे, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन वांट्स आर, कैसी होती है ह्यूमन वांट्स? लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनडिफाइंड या नन ऑफ दिस? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, एक वांट पूरी होती है दूसरी तुरंत पैदा हो जाती है, जैसे खाना मिला तो कपड़े चाहिए, कपड़े मिले तो मोबाइल चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक्स का बेसिक अजम्पशन है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऑल राइट। 7th क्वेश्चन, नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व इज, पीपीएफ कर्व कैसी होती है? कन्वेक्स, कनकेव, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता, कन्वेक्स और कनकेव एक वक्त पे कैसे होगी? नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो पीपीएफ कर्व क्या होता है पहले ये बताओ। पीपीएफ कर्व होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मैंने आपको बताया था इसके सिनोनियम्स है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं पीपीसी कर्व के। सो जनरली पीपीसी कर्व कैसी होती है? कन्वेक्स टू ऑरिजिन होती है, इस तरह से, क्योंकि रिसोर्सेज परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। सो कन्वेक्स शेप बताता है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारे पास, ठीक है। इस रीज़न से ये कन्वेक्स होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ पीपीएफ इज़ लीनियर इट इम्प्लाइज, अगर पीपीएफ लीनियर होती है तो ये क्या बताती है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो लीनियर पीपीएफ का मतलब होता है रिसोर्सेज परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल हैं, मतलब एक की जगह दूसरे को यूज़ किया जा सकता है अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके। एक गुड के छोड़ने पर हर बार सेम अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरे गुड के लिए, इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपकी कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पूछ रहे हैं एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ इज, अगर पीपीएफ कर्व के बियॉन्ड कोई पॉइंट है, बियॉन्ड मतलब उसके बाहर, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट कैसा होगा? अटेनेबल, अनअटेनेबल, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज?
सही बात क्या है, हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं, इतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, पर इसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो अगर कोई पॉइंट बाहर है इट मीन्स वो कैसा है, वो है अनअटेनेबल। पीपीएफ इकोनॉमी की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखाता है, पीपीएफ के बाहर का पॉइंट मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ फ्यूचर में टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ाने पर पॉसिबल होता है वो, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ अनअटेनेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछ रहे हैं इफ़ एन इकोनॉमी इज़ वर्किंग एट अ पॉइंट लेफ्ट टू पीपीएफ कर्व इट शोज़ व्हाट। मतलब अगर एक इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, एट अ पॉइंट लेफ्ट टू पीपीएफ, मतलब अब की बार पीपीएफ में यहाँ पर है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस प्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अनएम्प्लॉयमेंट। पीपीएफ के अंदर ये लेफ्ट साइड का पॉइंट आपको क्या बताता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो इतने थे, इतना हम बना सकते थे, हालांकि हम बना तो इतना भी सकते हैं, बट हमारी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी हमारी इतनी है, उसके बावजूद भी अगर आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आपके लेबर या आपका कैपिटल आइडल पड़ा हुआ है, ठीक है, वेस्टेज हो रही है। सो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी दिखाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, ये पॉइंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्ट करवाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको पूछ रहे हैं द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, क्या है फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सिक्योरिटी, the fact that United States buys more good from foreigner than it sells, health या scarcity। क्या फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे बड़ा मुद्दा है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसी वजह से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था, क्योंकि यही मैं बोल रही हूँ ना, यही मुद्दा ही यही है सारा इकोनॉमिक्स में, कमी, स्कैरसिटी। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो हमें शायद इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इकोनॉमिक्स सारा का सारा ब्रह्मांड ही स्कैरसिटी की वजह से बन रहा है, ठीक है। So this is the correct answer. Now question number 12. Economics is best defined as the study of how people, businesses, government and society make choice to cope with scarcity, attain wealth, choose abundance over scarcity or use their infinite resources. Correct answer is make choices to cope with scarcity. जब हमारा स्कारसिटी सबसे बड़ा मुद्दा है तो हमारा सबसे बड़ा, अब वो क्या बनेगा, काम क्या बनेगा इकोनॉमिक्स में, हाउ टू मेक चॉइसेस, हाउ टू कोप अप विद स्कारसिटी, है ना। और देखो मॉडर्न डेफिनेशन जो रॉबिन्स ने दी थी वो क्या थी, इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब चॉइस करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या बताया उन्होंने, एक ह्यूमन बिहेवियर है जो हमारी अनंत इच्छाओं को और सामने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेगा, कैसे बैलेंस करेगा, क्योंकि उन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूजेस कैसे हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यही सारी चीज़ों को स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं, एज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट स्कैरसिटी अप्लाइज टू नीदर टाइम नॉर मनी, बोथ टाइम एंड मनी, टाइम बट नॉट मनी, मनी बट नॉट टाइम। तो स्कैरसिटी किसको अप्लाई करती है, बोथ मनी एंड टाइम। अरे मनी लिमिटेड होता है और टाइम भी लिमिटेड ही होता है, 24 घंटे, इसीलिए स्कारसिटी जो है वो दोनों पर अप्लाई होती है, दोनों की कमी ही है हमारे पास, मनी और समय दोनों हमारे पास कम है। क्वेश्चन 14, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट,
माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं सब चीज़ों पे ध्यान देती है, एक को छोड़ के। वो एक कौन सी चीज़ है? द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन, द परचेजिंग डिसीजन दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर मेक्स, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टैक्स ऑन सिगरेट सेल्स, या हायरिंग डिसीजन दैट बिजनेस मेक्स। तो किस पे फोकस नहीं करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? सही आंसर इज ऑप्शन ए, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। देखो, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, बाकी ऑप्शंस तो इंडिविजुअल लेवल डिसीजन में रिलेटेड हैं, तो दे आर नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 15th क्वेश्चन, studying the determination of prices in individual market is a primarily concern of normative economics, microeconomics, positive या फिर macro economics। करेक्ट आंसर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस किस पे हो रहा है? इंडिविजुअल मार्केट्स पे। तो डिमांड एंड सप्लाई और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद दीज थिंग्स। सो मैक्रो डील विद ओवरऑल प्राइस लेवल। सो माइक्रो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 16th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज आर। क्या है रिसोर्सेज के कैरेक्टर्स? दे आर स्कैर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सही हैं। रिसोर्सेज स्कैर्स भी हैं हमारे नीड्स के कंपैरिजन में, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। Question number 17, economic problem arises due to the fact that resources are scarce, human wants are unlimited, resources have alternative uses, या all of these। So all of these is the correct answer, क्योंकि economic problem क्यों arise हो रही है? resources भी कम हैं, हमारी इच्छाएं भी बहुत सारी हैं, और जो resources हैं वो अलग अलग uses हैं उनके। So all the options are correct, तीनों मिलके problem create कर रहे हैं ये। द रिसोर्सेज ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। कैसे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है? कैसे हैं रिसोर्सेज? वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अवेलेबल एट जीरो प्राइसेस हैं, या नन ऑफ दीज हैं? सो लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड होते तो स्कैरसिटी नहीं होती, इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, तभी हमारी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। 19th क्वेश्चन में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स विच आर वेरीफिएबल, नॉट वेरीफिएबल, मे और मे नॉट बी वेरीफिएबल, इन नन ऑफ दीज। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। इट कैन बी वेरीफिएबल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट डील विद फैक्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, स्टेटमेंट्स जो टेस्ट की जा सकती हैं, जैसे प्राइस राइज लीड्स टू फॉल इन डिमांड, सो यू कैन वेरीफाई दिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now the last question, question number 20. Normative economic deal with fact, opinion, both A and B, and none of these. None of these भी नहीं है, दोनों A और B भी नहीं हो सकते हैं। नॉर्मेटिव किसके साथ डील करती है? फैक्ट या ओपिनियन? फैक्ट के साथ पॉजिटिव डील करती है, ओपिनियन के साथ नॉर्मेटिव डील करती है। वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, शुड बी टाइप स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट को एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। ठीक है, दीज आर सजेशंस। सो इट डील्स विद ओपिनियंस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें हम बेसिक टर्म्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दो लिस्ट्स दे रखी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है, और लिस्ट 2 में कौन है? लिस्ट 2 में दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इधर आपको दिए हुए हैं इकोनॉमिस्ट, और इन इकोनॉमिस्ट्स की डेफिनेशंस यहाँ पर गिवन है। तो आपने बेसिकली ये बताना है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन जो है वो बताई हुई थी। तो देखो, एल्फ्रेड मार्शल, लियोन रॉबिन्स, एडम स्मिथ और पॉल सैमुअल्सन, इनकी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो सामने सामने लिखी हुई है, आपने वो बतानी है। फिर उसके बाद देखो, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, उन ऑप्शंस में से आपको ये बताया होता है, जैसे ए का 3 है, बी का 2 है, तो आपने इनकी डेफिनेशंस को मैच करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन इकोनॉमिक्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। जस्ट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सबको समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया हुआ है एल्फ्रेड मार्शल के बारे में। तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था ना, ही शिफ्टेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने बोला था कि वेल्थ से ज़्यादा इकोनॉमिक्स में हमें फोकस करना होता है ह्यूमन के वेलफेयर पे। ठीक है, इनकी एक फेमस लाइन थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब जो इकोनॉमिक्स है ना, हम लोग आम जिंदगी में
ये स्टडी करते हैं मैनकाइंड को इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो उन्होंने कनेक्ट किया था इनकम, मटेरियल वेलफेयर और ह्यूमन लाइफ को। तो मतलब इन नटशेल हम कह सकते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन किया था ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को। सो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मार्शल और रॉबिन्स के बीच में, क्योंकि उन दोनों ने तो ह्यूमंस के बारे में ही बात किया था, पर अलग अलग तरह से। क्योंकि मार्शल ने बात की थी वेलफेयर के बारे में और रॉबिन्स ने बात की थी स्कारसिटी के बारे में, ठीक है। अब देखो लियोन रॉबिन्स के बारे में देखो, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मोस्ट लॉजिकल और मॉडर्न डेफिनेशन पास ऑन की थी। उनके जो कोर कीवर्ड्स थे डेफिनेशन के वो थे अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस, चॉइस एंड प्रॉब्लम। इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। उन्होंने बताया था कि इंसान की जो वांट्स हैं बहुत ही अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड वांट्स इसलिए हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो है बड़े ही लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज के यूजेस भी मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही आ जाता है कि आपने चॉइस क्या करनी है, आपने कौन से रिसोर्स को चूज़ करना है और कौन से वाले को आपने ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इन नटशेल अगर हम कहें तो रॉबिन्स ने क्या कहा था, ह्यूमन बिहेवियर को स्कैरसिटी के अंदर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखो मार्शल ने क्या किया था, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, और इसने रॉबिन्स ने क्या किया था, इन्होंने बताया था स्कारसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडम स्मिथ की। जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने क्या, इनकी फेमस बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको याद रहनी चाहिए। इनकी फेमस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। सो ही बेसिकली बिलीव्ड वेल्थ क्रिएशन इज इक्वल्स टू कोर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स का मेन एजेंडा ही होता है वेल्थ क्रिएशन। इनका मेन फोकस रहा था प्रोडक्शन पे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे। तो अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉल सैमुअल्सन की। देखो जो पॉल सैमुअल्सन थे, ही वॉज अ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ही एडेड डायनेमिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही फोकस्ड ऑन ग्रोथ, डेवलपमेंट, टाइम फैक्टर, ठीक है। सो एज पर हिम इकोनॉमिक्स इज इक्वल्स टू डायनेमिक साइंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये इनके अपने अपने विचार थे कि ऐसे ऐसे इकोनॉमिक्स जो है उसको हमने प्रेजेंट करना है दुनिया के लिए। अब बात करते हैं इनकी दी हुई डेफिनेशंस पर कि एग्जैक्टली इन्होंने किसने कौन सी डेफिनेशन जो थी वो प्रपोज की थी। तो जो अल्फ्रेड मार्शल थे, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये आपने मेन चीज़ें जो है ना वो याद रखनी है कि अल्फ्रेड मार्शल ने किस चीज़ पर फोकस किया था, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में। फिर है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्कारसिटी, ठीक है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। रॉबिन्स ने स्कारसिटी के ऊपर फोकस किया था। फिर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने वेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस किया था। एंड लास्ट सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स एज अ डायनामिक साइंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो आप अगर छोटे छोटे शब्दों के साथ याद करेंगे ना फिर याद रहेगा। मार्शल का मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। रॉबिन्स ने क्या कहा, रॉबिन्स ने बोला ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्कारसिटी। एडम स्मिथ ने क्या बोला, उसने बोला साइंस ऑफ वेल्थ। और सैमुअल्सन ने क्या बोला, डायनामिक साइंस ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह से अगर आप याद करोगे ना वर्ड, मेन वर्ड के साथ, तो आपको डेफिनेशन याद रहेंगी। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये कॉम्बिनेशन इनके बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो मैचिंग के एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एजर्शन रीज़न पे। तो देखो एजर्शन रीज़न का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो। एजर्शन रीज़न में ना आपको दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक एजर्शन के नाम पे, एक रीज़न के नाम पे। अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। होता क्या है, एजर्शन में होती है एक स्टेटमेंट और रीज़न में क्या होता है, उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शंस जो दिए होते हैं, ऑप्शंस आपको ऐसे बोले जाते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपको बोलता है कि ए एंड आर बोथ ट्रू, एजर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट सही है, पर रीज़न जो है वो एजर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है एजर्शन तो सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है, पर जो रीज़न आप दे रहे हो वो गलत है। चौथा आपको बोलता है कि एजर्शन ही गलत है, स्टेटमेंट गलत है,
बस जो रीजनिंग है ना वो सही है। तो इस तरह से आपके पास ये एजर्शन रीज़न के जो पॉइंट्स होते हैं ना ये दिए हुए होते हैं, तो ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, ठीक है। तो एजर्शन स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है? स्टेटमेंट हमें दी हुई है इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक पॉजिटिव साइंस है। अब रीज़न हमें क्या बताएगा? रीज़न हमें बताएगा एजर्शन की एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी रादर देन व्हाट इट इज़। मतलब इकोनॉमिक्स किस चीज़ में डील करता है? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एज कंपेयर टू व्हाट इज़, क्या है। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है पे फोकस नहीं करता, क्या होना चाहिए पे फोकस करता है। ये है हमारी दो स्टेटमेंट, ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट है, दूसरी वाली जो है उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आपको दिए हुए 4 ऑप्शन, आपने पहले बताना है कि क्या स्टेटमेंट भी सही है और एक्सप्लेन कर रहा है पहली वाली स्टेटमेंट को रीज़न। दूसरा आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ये गलत है। फिर आपको बताना है कि पहली स्टेटमेंट भी सही थी, एक्सप्लेनेशन गलत है। और चौथा बताना है स्टेटमेंट भी गलत है, स्टेटमेंट गलत है पर जो एक्सप्लेनेशन है वो सही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले हम आते हैं एजर्शन के ऊपर, इसको समझते हैं। हमें यहाँ पे बोला हुआ है इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, सही बात है, सच बोल रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइंस हमें क्या बताती है? व्हाट इज़, क्या है। साइंस है ना, साइंस किस चीज़ में डील करता है? साइंस डील करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर, क्या है और उससे क्या असर हो जाएगा। फैक्ट्स के ऊपर डील करता है पॉजिटिव साइंस, लॉजिक के ऊपर डील करता है, एनालिसिस के ऊपर डील करता है साइंस, है ना। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, सही बात है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। इकोनॉमिक्स हमें फैक्ट्स के बारे में बताता है, लॉजिकल चीज़ें बताता है, एनालाइज करके बताता है। जैसे कि प्राइस जब बढ़ेंगे, प्राइस तभी बढ़ेंगे जब आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। जैसे ही डिमांड कम होती है, देखो आपने नोटिस किया है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यस, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये इन लोगों को ओवरनाइट किसी इकोनॉमिस्ट को सपना नहीं आया था और कि उन्होंने बता दिया कि जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, कि ये महंगी होने पे डिमांड जो है वो कम हो जाती है ना। ये ऐसा कोई सपना तो आया नहीं था, ये एक इन लोगों ने एनालाइज किया, पास्ट में हिस्ट्री में क्या चल रहा है उसके पैटर्न को समझा और उस बेसिस के ऊपर इन लोगों ने ये फैक्ट्स जो हैं वो बताए दुनिया को। जैसे इंक्रीज इन टैक्स विल लीड्स टू डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज़ ट्रू। अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जितना हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है टू स्पेंड, वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, एजर्शन बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है। चलो, एजर्शन तो हमारा सही हो गया। अब ज़रा जो हमें रीज़न दिया हुआ है इसको समझते हैं। रीज़न बोल रहा है इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी। इकोनॉमिक्स में हम क्या ध्यान देते हैं? क्या होना चाहिए। हम ये नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स भी ध्यान से पढ़े हैं, वीडियो सारी देखी हैं, तो मैंने आपको उसमें पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारा बताया हुआ है। तो इफ़ यू रिमेंबर, व्हाट ऑट टू बी मीन्स, व्हाट ऑट टू बी इज़ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना, जहाँ पे वैल्यू जजमेंट, ओपिनियंस, एथिक्स, ये सब कुछ दिए जाते थे। किसी फैक्ट के साथ डील नहीं करते थे, वहाँ पे सिर्फ राय, जो आपकी विचार हैं वो रखे जाते थे। जैसे सरकार को गरीबी रेखा जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, टैक्स जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ होने चाहिए, पेट्रोल की कीमतें जो है थोड़ी कम होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे विचार आए। पर आप ये देखो, क्या इकोनॉमिक्स हमारी प्योर इसी बेसिस पे चलती है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया कि इट डजंट डील विद व्हाट इज़, क्या चल रहा है इसके ऊपर तो इकोनॉमिक्स ध्यान ही नहीं देती है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता, ये रीज़न तो बिल्कुल गलत बताया हुआ है। सो इट मीन्स कि इन गिवन ऑप्शंस में से हमने ये एनालाइज किया कि जो हमारा एजर्शन है वो तो बिल्कुल ट्रू है, पर जो रीज़न दिया हुआ है ना वो एब्सोल्युटली फॉल्स है। So assertion is true and reason is false. So as per the given options, correct answer is option number C. A is true and R is false. ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से assertion reasoning के क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके फिर आपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर आना है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है।
तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और आपने उन स्टेटमेंट्स में से नीचे ऑप्शंस जो दिए होते हैं, जैसे 4 स्टेटमेंट दी हुई है ना, तो इन चारों स्टेटमेंट में से कुछ सही होंगे कॉम्बिनेशन में, कुछ गलत होंगे, तो आपको ऑप्शंस इस तरह से दिए जाते हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं ना, इस तरह के। तो पहले आपने स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, फिर आप जो है वो सही आंसर पर आएंगे। अब देखो स्टेटमेंट हमारी क्या क्या गिवन है वो पढ़ते हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स को ही पढ़ती है। अब आप देखो, इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ती है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी पढ़ना ध्यान से, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल को पढ़ती है, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस। यस, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ करेक्ट, ऐसा ही होता है क्योंकि माइक्रो है ना, छोटे लेवल पे स्टडी हो रही है। अब पढ़ते हैं हम अपनी दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एग्रीगेट्स ओनली। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एग्रीगेट्स को पढ़ाई, इसकी स्टडी करती है। यस, दिस इज़ ट्रू। जैसे मैक्रो बड़े लेवल पे है ना, तो टोटल्स को ही पढ़ेगी, जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, है ना, दिस इज़ ट्रू, सही बात है ये। अब देखो, अब है तीसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट आपको बोल रही है प्राइस डिटर्मिनेशन इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम प्राइस कितनी है वो डिसाइड करते हैं। इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट, क्योंकि प्राइस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करने वाली चीज़ थोड़ी है। जो प्राइस ऑफ गुड है वो किसके अंडर स्टडी होती है? वो स्टडी होती है डिमांड एंड सप्लाई के अंडर। और डिमांड और सप्लाई क्या है? ये एक माइक्रो कंसेप्ट है, नॉट अ मैक्रो, क्योंकि मैक्रो स्टडीज़ ऑन जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन। मैक्रो स्टडीज़ एट वाइडर लेवल, एट एग्रीगेट लेवल, बट डिमांड सप्लाई इट इज़ अ माइक्रो कंसेप्ट. So statement number 3 is absolutely wrong. 2 was right, है ना. Now we will come on fourth statement. It says national income is a macro concept. national income क्या है? एक macro concept है. Yes, this is true. सही बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो नेशनल इनकम है ये तो वाइडर लेवल पर है ना, ये एक ब्रॉड लेवल पर है. कोई एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को हम लोग यहाँ पर नहीं इवैल्यूएट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे नेशन को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं. चलिए, अब हमने पढ़ लिया कि हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2 और 4 जो है वो सही है, जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत है ना. अब देखो ऑप्शंस आपको क्या बोल रहे हैं. देखो यहाँ पे हमारी 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं. तो एज़ पर द गिवन ऑप्शंस जो हमारे पास दिए हुए हैं उस हिसाब से हमारे पास क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी. समझ में आया आपको? इस तरह से एनालाइज के बाद आपने ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करने हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4. अगेन इट इज़ ऑफ मैचिंग टाइप. तो इसमें आपको बोला है मैच कंसेप्ट्स विद देयर नेचर. यहाँ पर आपको कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको नेचर दिया हुआ है उन कंसेप्ट का, उस हिसाब से आपने मैच करना है. देखो कंसेप्ट क्या है? वांट्स, रिसोर्सेज, यूटिलिटी, स्कार्सिटी. नेचर क्या है? अनलिमिटेड, लिमिटेड, सब्जेक्टिव या फिर रिलेटिव कंसेप्ट. देखो सबसे पहले क्या बोली है? वांट्स. वांट्स हमारी कैसी होती हैं? वांट्स होती हैं अनलिमिटेड, है ना, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, चाहते हमारी बहुत ज़्यादा है. ह्यूमन डिज़ायर्स, इट नेवर एंड्स. इफ़ वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर अराइजेज, है ना. सो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. ओके, देन वी हैव रिसोर्सेज. हाउ आर आवर रिसोर्सेज? सो आवर रिसोर्सेज आर short, our resources are limited, we don't have them in abundance, है ना. For example, land, labor, capital, everything we have, all are scarce, nothing is unlimited. Okay, next we have utility. utility क्या होती है? अब देखो utility के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव और रिलेटिव. दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए. देखो जो यूटिलिटी है ना, ये डिपेंड करती है पर्सन, टाइम और प्लेस के ऊपर. ये सब्जेक्टिव है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क इज़ यूज़फुल फॉर चाइल्ड नॉट फॉर सिक पर्सन, है ना. तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करती है, एक वक्त पे बात करती है.
सो यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव मैटर. एंड स्कार्सिटी, स्कैरसिटी क्या है? ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस एंड नीड. जैसे कि वाटर इज स्कैर्स इन डेजर्ट बट अबंडेंट नियर द रिवर, है ना. सो इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. सो एज पर दिस हमारे क्या ऑप्शंस बन रहे हैं? हमारे वांट्स आ गई अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हो गए लिमिटेड, यूटिलिटी हो गई सब्जेक्टिव और स्कैरसिटी होगी रिलेटिव. तो ये हमारा ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 और डी का 4. तो ये गिवन ऑप्शंस में से हमारे पास ये 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट बन रहा है आपके पास. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अगेन वी हैव assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. तो मैंने इस वीडियो में ना थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन जो ये न्यू पैटर्न वाले हैं ये थोड़े ज़्यादा रखे हैं ताकि इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो वो उतनी कम है. ओके. सो assertion, वी हैव अ स्टेटमेंट एंड रीज़न इज़ व्हाट दैट एक्सप्लेन्स assertion. ठीक है. तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. और रीजनिंग क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन सोसाइटी. अब ज़रा पहले हम एजर्शन को समझते हैं. एजर्शन ने बोला इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. हाँ, सही बात है. दिस इज़ ट्रू. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. वाई? क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ह्यूमंस एंड ह्यूमंस लिव इन सोसाइटी. And economic activities are which type of activities? They are social activities. So the assertion is absolutely right. Economics is a social science. All right. Now we have reason. Reason says what? Economics studies the economic behavior of human beings in society. यही तो हमने पढ़ा सोशल साइंस के एक्सप्लेनेशन में, है ना. क्योंकि ह्यूमंस हम लोग फाइनली वी लिव इन अ सोसाइटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये सारी सोशल एक्टिविटी है क्योंकि ये सारा ह्यूमन को ही पढ़ रही है. तो यही रीज़न भी यही बोल रहा है कि इकोनॉमिक क्या करता है? सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनके इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है. येस, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. और जो रीज़न है वो एजर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है ना. तो इसमें इसका मतलब ये रीज़न क्योंकि एजर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों सही है. और आर इज एक्सप्लेनिंग ए, रीज़न इज एक्सप्लेनिंग एजर्शन. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ये आपको बोल रहे हैं स्कैरसिटी एग्जिस्ट. स्कैरसिटी इसलिए एग्जिस्ट करती है बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड. येस, एब्सोल्युटली ट्रू. अनलिमिटेड वांट्स की वजह से ही स्कैरसिटी है. वी हैव मल्टीपल चॉइसेस. नाउ स्टेटमेंट 2, इट सेज स्कैरसिटी इज़ द कोर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. स्कैरसिटी जो है इकोनॉमिक्स की कोर प्रॉब्लम है, सेंटर प्रॉब्लम है. येस, दिस इज़ ट्रू. सारी मुसीबतें, सारे पंगे ही इसीलिए हो रहे हैं ना क्योंकि चीज़ों की कमी है. अब आप देखो जितने भी इश्यूज हमारे पास अराइज हो रहे हैं, जब आप उनकी तह तक जाओगे तो आपको एक ही मुद्दा मिलेगा, यार ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास, कोई चारा ही नहीं है हमारे पास. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट 3, इट सेज स्कैरसिटी अप्लाइज ओनली टू मटीरियल गुड्स. मतलब कमी तो है पर कमी सिर्फ मटेरियल गुड्स की है. नहीं यार, सिर्फ मटेरियल गुड कहाँ कम है? इमटेरियल गुड भी, सारे गुड कम है, सब कुछ कमी है. टाइम की कमी है, सर्विसेज की कमी है, स्किल्स की कमी है, एवरीथिंग इज स्केर्स. सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी डोंट अग्री विद दिस. नाउ कम टू स्टेटमेंट 4. इट सेज स्कैरसिटी नेसेसिटेट्स चॉइस. स्कैरसिटी की वजह से चॉइस अराइज हो रही है. येस, सिंस वी कांट हैव एवरीथिंग, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हमें इतने सारे प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस जो है वो हमारे अराइज हो रहे हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4. अब गिवन ऑप्शन पे हम देखते हैं 1, 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है. ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आया आपको? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अगेन वी हैव मैचिंग टाइप क्वेश्चन. अब आपको मैच कैसे करना है? एक तरफ
आपको दिया है मैच ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। एक तरफ दिया है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरी तरफ दिया है स्टडी एरिया। मतलब ये है ब्रांच, अब ये किस एरिया की स्टडी करते हैं, क्या इनका जोन है, ये है सामने। तो कौन कौन सी ब्रांच है हमारे पास है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और हमारे पास ब्रांचेस क्या हैं, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल फॉर्म बिहेवियर, वैल्यू जजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ यू नीड टू मैच कौन सा किसको पढ़ता है। तो सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है एज पर द नेम सजेस्ट माइक्रो लेवल पे स्टडी करता है, छोटे लेवल पे स्टडी करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये छोटे लेवल पे इंडिविजुअल फॉर्म लेवल पे स्टडी हो रही है यहाँ पे, प्रॉफिट, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इस तरह से। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स बिग, वाइडर कंसेप्ट, तो ये बड़े लेवल की स्टडी कर रहा है। तो इस किसकी स्टडी कर रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहा है ये, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वाइडर कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। नो वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट किस में होती है, वैल्यू जजमेंट होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, शुड, मस्ट, ऑट टू बी, ये वाले, ठीक है। तो ये इनकी मैचिंग हुई। ऑप्शन ए का बना 2, बी का बना 1, सी का है 4, डी का है 3। अब ये देख लेते हैं हम क्या है। ऑप्शन ए का 2, ऑप्शन ए का 2 देखो, दो ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए और सी। कई बार क्या होता है, हमें पता होते हुए भी हम गलती से गलत कर देते हैं। अब देखो ऑप्शन बी का है 1, अब बी का 1 इसमें भी है, बी का 1 इसमें भी है, ये दो चीज़ें सही कर गई हैं। अब सी का 4 है, तो सी का 4 यहाँ पर है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कई बार हम लोग जल्दबाजी में कि हाँ हमें सब कुछ सही मिल गया, हम आगे का देखते नहीं है, पहले के 2 से करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी को टिक कर आ जाते हैं, और वहीं हमारा नेगेटिव मार्क हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये कोई बताने वाली चीज़ है, ये तो हमें पता ही है, बट जब एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, तब हमें पता चलता है, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये जो बात थी ये सोचने वाली थी और ये ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीज़न पे है। तो हमारी स्टेटमेंट सबसे पहली क्या है, रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ सुपीरियर टू मार्शल्स डेफिनेशन। जो रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी थी वो मार्शल की डेफिनेशन के कंपैरिजन में सुपीरियर है। तो क्या ये सही है, आपने ये बताओ पहले, स्टेटमेंट है। यस, ये सही है, ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों, क्योंकि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी ना वो सुपीरियर ही है, क्योंकि रॉबिन्स ने अपनी स्टेटमेंट दी थी यूनिवर्सल, लॉजिकल, न्यूट्रल, नो वैल्यू जजमेंट, ऐसी थी उसकी डेफिनेशन। पर मार्शल की डेफिनेशन कैसी थी, मार्शल की डेफिनेशन थी लिमिटेड, क्योंकि उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो थी वो मटेरियल वेलफेयर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। नॉन मटेरियल सर्विस को वो एक्सक्लूड करते थे, वो काउंट ही नहीं करते थे। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल सही बोली इन लोगों ने कि रॉबिन की डेफिनेशन जो थी वो सुपीरियर ही है मार्शल की डेफिनेशन से। तो एजर्शन तो हमारा सही आ गया। अब रीज़न देखते हैं हम कि क्या ये रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रीज़न कह रहा है रॉबिन्स डेफिनेशन फोकसेस ऑन स्कैरसिटी एंड चॉइस। रॉबिन की डेफिनेशन जो है वो फोकस कर रही थी स्कैरसिटी के ऊपर और चॉइस के ऊपर, है ना। सो येस, दिस इज़ अगेन ट्रू। रॉबिन की डेफिनेशन जो थी फोकस कर रही थी स्कैरसिटी एंड चॉइसेस के ऊपर, तभी तो यूनिवर्सल कहा ना, लॉजिकल कहा ना, नो वैल्यू जजमेंट कहा। तो रीजन जो है वो एजर्शन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट सेज assertion and reason both are true and R is explaining A correctly. So ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 9th। ये स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इट इज़ रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिमाग में रखते हुए आपने ये सब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए बोल रहे हैं इट अराइजेज ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये स्कैरसिटी, चीज़ों की कमी की होने की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज करती है। हाँ तो सही बात है ना, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यूजेस मल्टीपल हैं, इसी वजह से हम लोगों को ऑप्शंस रखने पड़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन।
तो ये इसमें देखो, इस स्टेटमेंट में आपको क्या बोल रहे हैं, ये इसकी कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। पर इसका मतलब देखो, पहले समझाती हूँ मैं आपको। मान लो आपको आपको दो नौकरी मिल रही है, आपको दो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक में आपको मिल रही है 3000, एक में आपको मिल रही है 4000। जाहिर सी बात है 4000 वाली को सिलेक्ट कर रहे हो। अब 4 वाली को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो 3 वाली से ज़्यादा है। 3 वाली को आप छोड़ रहे हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3000 वाली है, क्योंकि जिसको आपने फॉरगो किया ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उसी की वजह से आपको अगली वाली मिल रही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। तो यस, ये इसी की कॉस्ट है, सही है, स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 बोल रही है इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसको सिर्फ हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है कॉस्ट जो होती है। सिर्फ आप यहाँ पर तो चलो मॉनेटरी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पर अगर आपको स्टडिंग एंड स्लीपिंग दोनों के बीच में चूज़ करना पड़े, तो आप क्या करोगे, स्टडिंग को सिलेक्ट करोगे, स्लीपिंग को फॉरगो कर रहे हो, कि यहाँ पर आपकी कौन सी कॉस्ट है, यहाँ पर आपकी टाइम कॉस्ट आपकी प्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पर आपकी कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये आपकी हर बार पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं काउंट होती है, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काउंट होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। फोर्थ आपको बोल रही है इट अप्लाइज ओनली टू कंज्यूमर्स। नो, एब्सोल्युटली नॉट। प्रोड्यूसर्स चूजिंग मशीनरी ऑल्सो फेसेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही है बस कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में। अब वो सिर्फ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन थोड़ी होगा, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन हो सकता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो हमारी सही स्टेटमेंट आई 1 एंड 2। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। सही ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है 1 एंड 2 का, ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ। इसमें आपको अगेन मैचिंग है। मैच किसे करना है, आपने एक तरफ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दूसरी तरफ है उनकी एक्सप्लेनेशन। ये आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम दी हुई है। सबसे पहले ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एफिशिएंट। अब हमारे पास इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे पहले देखो व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको पता है हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती थी, चॉइसेस की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ब्रेड एंड बटर प्रोड्यूस करना है या टैंक्स आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सही ऑप्शन आपके पास यहाँ क्या बन रहा है, चॉइस ऑफ गुड, है ना, क्योंकि आपने क्या चूज़ करना है ये आपका व्हाट टू प्रोड्यूस में आता था। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में आपका क्या आता था, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, वेदर टू गो फॉर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही बन रही है इसकी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसमें आपका क्या आता था, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई थी, सो पुअर सेक्शन एंड अपर सेक्शन। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या आ रहा है, एलोकेशन अमंग कंज्यूमर्स। तो सही ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सही तरीके से यूटिलाइज करना। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से, हमारी चॉइस के हिसाब से सही ऑप्शन क्या बन रहा है, ए का है 3। अब ए का 3 है ये, और हमारे पास बी का बन रहा था 1, सी का 2, डी का 4। तो सही आंसर हमारे पास बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।